साथियों गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? कोई भाई बहन साथी एक बार मुझे थंब दिखा के बताए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने म्यूट करके रखा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। साथियों स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई बहन साथी इस सेशन में मौजूद है सभी बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही उत्साही होंगे आज कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए और अपने जीवन को बेहतरीन दिशा देने के लिए। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है एमएससी, एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, विश्व मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान। और उस अभियान के माध्यम से हमने डीएमआईटी नाम का ये जो हमारा जीवन बदलने वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जितने भी भाई बहन साथी ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, सभी अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। मैंने आप लोगों को इस ट्रेनिंग को चलाने के पीछे का कारण बताया है। साथियों, भारत देश में जो करीब करीब 95% लोग गरीब है, सिर्फ 5% लोग जो अमीर बन रहे हैं। तो हमारा मकसद है इस ये ट्रेनिंग के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी हम सिखा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख कर, अच्छे से समझ कर भारत के 100% लोग कामयाब बने। इसीलिए ये ट्रेनिंग चलाया जा रहा है साथियों। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रेनिंग को एक दिन भी मिस ना करें। और गलती से अगर मान के चलिए हो भी जाता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं और आपको वो वीडियो उस मेरे चैनल पर डालते हैं, ताकि आप लोगों को अगर गलती से, वैसे तो आपने लाइव ही इसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल जवाब होते हैं या कुछ चीजें हम छूट नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अगर गलती से हम नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारण की वजह से अगर नहीं आ पाए, तो फिर हम लोग रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। लेकिन 1 डेढ़ घंटा रिकॉर्डेड सुनना थोड़ा-सा कठिन लगता है, लेकिन लाइव सेशन में हम लोग आराम से 1 डेढ़ घंटा सुन ही लेते हैं। चलिए तो बढ़ते आगे साथियों, मैंने जैसे आपको कहा कि आपको कामयाब बनाने के लिए ये मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वैसे तो डीएमआईटी में डायरेक्ट स्कूलों में जाकर, डीएमआईटी डायरेक्ट मतलब बच्चों के पेरेंट्स को मिलकर मैं भी खुद लोगों को दे सकता था, पैसा कमा सकता था और ऑलरेडी कमा भी रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को रोजगार मिले। मेरा मकसद है आप लोगों के सपने साकार हो। इसीलिए हमने पेपर में ऐड डलवा कर आप लोगों तक हम पहुँचे और अलग-अलग माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे। और आई होप आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको 10-20 हज़ार रुपए महीने के कमाने के लिए यहाँ पर नहीं लाया हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी भाई-बहन साथी इस मीटिंग में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये सभी भाई-बहन बहुत साधारण परिवार से हैं। अपने जीवन में वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, जिसके लिए इनका जन्म हुआ है या जो सपने इन्होंने देखे हुए हैं। और वो सपने मैं आपके पूरे करना चाहता हूँ। बस रिक्वेस्ट इतनी है, आज का ये जो ट्रेनिंग होने वाला है, इस ट्रेनिंग को आखिरी तक सुनते रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट लास्ट में कुछ 10-15 मिनट छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं क्यों जाते हैं, लेकिन जाते ज़रूर हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लास्ट में ही तो बताई जाती है। तो गलती ना करें। अ, आखिरी तक, जब तक हम मीटिंग एंड ना करें तब तक यहाँ पर बने रहिए, ताकि आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है, वो जानकारी आप तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात, जैसे कल कमेंट्स में हमारे एक यज्ञाश्री दीदी है, उन्होंने एक कमेंट डाला था रात में शायद। उन्होंने कहा कि सर आप जो कहानी बताते हो, वो कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप उस हेतु को कहानी के जरिए हमारे तक पहुंचाते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा था एक दिन कि दुनिया में जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब इसी कहानी के ऊपर एक दिन एक मैसेज आया था, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि कहानियाँ-वहानियाँ बंद करो और काम की बात करो। और एक साइड में दूसरे एक दीदी कहती है कि कहानी बताते हो तो बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, सिचुएशन एक ही है, मतलब थीम एक ही है, लेकिन अलग लोग अलग नज़रिए से इन चीज़ों को देखते हैं साथी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों को कि सही नज़रिए से देखना शुरू करो, सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करो, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। हमारे देश में गरीबी क्यों है,
या आप खुद की बात करूँगा मैं, लोगों की बात छोड़ दो, देश की बात छोड़ दो, जितने भी भाई-बहन साथी यहाँ पर हैं, अगर आपके परिवार में जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब आप गरीब हो। इसका मतलब आप एक साधारण जीवन जी रहे हो। आप ऐसे क्यों हो? एक साधारण जीवन में आप क्यों रह गए हो? इसके पीछे का एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक उदाहरण दूँ और कारण समझाऊँ, उसके बाद में हम अपने ट्रेनिंग पर आएँगे साथियों। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है, जो भारत देश में गरीबी से जूझ रहा है। एनीवे तो कारण मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, पूरे दिल से सुनिए, ये कहानी नहीं है, ये आप लोगों की सच्ची घटना है। साथियों, एक जंगल था, उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वो चिड़िया बहुत सुंदर अपने मुँह से संगीत बजाती थी। आपने कभी सुना होगा, बहुत सारी चिड़िया होती है, उनमें ऐसा टैलेंट होता है कि वो इतना सुंदर आवाज़ निकालती है कि वो आवाज़ सुन के मन इंसान का मन मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर वो चिड़िया वैसे ही गाना गाया करती थी। और वो गाना क्यों गाती थी? क्योंकि वो जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कीड़े, उनको जब वो म्यूज़िक सुनाया जाता था, मतलब गाना सुनने को मिलता था, वो उसकी तरफ आकर्षित होते थे। और जैसे वो उनकी तरफ आकर्षित होते थे, उनको वो पकड़ती थी, उनको खाती थी। बचे हुए कीड़े जो होते थे, बचे हुए जो तितलियाँ वगैरह होती थी, उनको वो अपने घर पर अपने घोंसले में लेकर जाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। इस तरह से साथियों, वो चिड़िया जो थी, वो चिड़िया अपना पेट पालती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी, इस तरह से अपना जीवन बसर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक शिकारी उस जंगल में आया और उसने वो चिड़िया का आवाज़ सुना। लेकिन वो चिड़िया जितनी सुंदर गाती थी, उससे भी बढ़िया उसके शरीर पर जो पंख थे ना, वो पंख उससे भी सुंदर थे साथियों। जैसे आप मोर देखते हैं, मोर मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, हमें लुभाते हैं वो मोर के पंख। वैसे उस चिड़िया के शरीर पर जो पंख थे, वो इतने सुंदर थे कि उसको मनमोहित कर देते थे। तो उस शिकारी ने क्या किया, वो देखा, उस चिड़िया को देखा, वो सुंदर गाना गा रही है और उसको जब देखा आँखों से, तो वो इतनी सुंदर थी, उसके पंख जो थे, वो पंख इतने सुंदर थे कि उसको भा गए। उसने कहा, उस चिड़िया से उसने बात की। अब कहानी है तो थोड़ा-सा उसमें ये भी है, नहीं तो आप बोलेंगे कि चिड़िया से बात कैसे की जाती है? दिमाग ना लगाएँ, कहानी सुनिए, क्योंकि हमारे लिए ये सिद्धांत को समझाने का दृष्टांत है। तो उस आदमी ने उससे पूछा कि तू कितनी सुंदर है और कितना सुंदर गाना गाती है, लेकिन तू गाना इतना सुंदर गाती है, क्यों गाती है ये गाना? कौन सुनता है तेरा ये गाना? तो उसने कहा, ये गाना मैं मेरा पेट पालने के लिए गाती हूँ, क्योंकि मेरा ये सुंदर संगीत सुन के कुछ कीड़े मेरी तरफ आकर्षित होते हैं और उन कीड़ों को पकड़ के मैं पेट भरती हूँ, मेरे बच्चों का पेट भरती हूँ, मेरे परिवार का पेट भरती हूँ। फिर उस शिकारी ने उसको कहा, ये कीड़े जितने देर को मिलते हैं, ये तो मैं तेरे घोंसले में लाकर दूँगा तुझे। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तुझे जितने चाहिए थे उतने कीड़े मैं तुझे लाकर दूँगा। लेकिन तुझे बदले में मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। उसने उसको पूछा कि क्या देना होगा? बोले, तेरे शरीर पर जो पंख है, मैं तुझे रोज़ जितने तुझे, तेरे बच्चों को, जितना तेरे परिवार को कीड़े लगते हैं, उतने कीड़े मैं तुझे लाकर दूँगा, उतने तुझे खाने के लिए जो भी चीज़ लगती है, वो मैं तुझे लाकर दूँगा। तू मुझे बस 1 पंख रोज़ दिया कर, मैं रोज़ लाके दूँगा तुझे। उसने सोचा कि रोज़ गला फाड़ने से अच्छा है, इधर-उधर जंगल में घूमने से अच्छा है कि घोंसले में मिल रहा है ना, तो वही मस्त से खाए, बच्चों को भी खिलाए, अपने पति को भी खिलाए, अपनी पत्नी को भी, जो कुछ भी है, और मस्त से जीवन जिएँगे। क्यों इधर-उधर भागना, क्यों मेहनत करना, क्यों जंगल में जाना, क्यों गला फाड़ना? ये तो बहुत अच्छा सौदा है। उसने उसके साथ डील कर ली, उस शिकारी के साथ। और डील की माफिक वैसे ही हुआ। दूसरे दिन शिकारी आया, उसने मस्त से डब्बा भर के कीड़े लाए और उनके पास दे दिए और चिड़िया ने एक सुंदर पंख अपना तोड़कर उस शिकारी को दे दिया। अब वो जो पंख था, वो इतना अनमोल था कि शायद उसका मार्केट में बहुत अच्छा उस शिकारी को दाम मिला। वो भी खुश, ये भी खुश।
दिन-ब-दिन यही सिलसिला चलता रहा, रोज़ वो बक्सा लेकर आता, कीड़े इसको खाने की चीज़ें देता, ये एक पंख उसको तोड़ के देती, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ कि उस चिड़िया के शरीर पर जो पंख थे, वो पंख खत्म हो गए साथियों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पंख तो कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, उसको बचपन से वो पंख आए हुए थे और उसने वो सब पंख उसको तोड़ कर दे दिए। जो सुंदरता उसकी थी, वो सुंदरता पूरी खत्म हो गई, पूरी छिली हुई मुर्गी की तरह वो दिखने लग गई और जैसे ही उसके पंख खत्म हो गए, तो शिकारी ने कहा, "अब मैं तुम्हें कीड़े नहीं दे सकता।" उसने कहा, "क्यों?" क्योंकि उसने कहा था, "हमारी डील क्या थी कि जब तक तुम मुझे पंख दोगी, तब तक मैं तुम्हें कीड़े दूँगा। अब तुम्हारे पंख खत्म हो गए, तो मैं क्यों कीड़े लाकर दूँ?" और दुर्भाग्य की बात ये है साथियों कि अब वो चिड़िया पंख न होने के कारण उड़ भी नहीं सकती थी। जो कीड़े पकड़ने के लिए गाना गाकर वो कीड़े उसकी तरफ आते थे, फिर वो कीड़ों को पकड़ने के लिए उड़ती थी, उन कीड़ों को पकड़कर खुद भी खाती थी, अपने बच्चों को भी खिलाती थी, परिवार को चलाती थी। अब वो ये कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने सब पंख तोड़ डाले थे। और हुआ ऐसे, फिर दूसरे दिन से उनके ऊपर भूखमारी की बारी आई और वो चिड़िया एक दिन अपने बच्चों के साथ मर गई। एग्ज़ैक्टली यही कहानी हमारे भारत देश के करीब-करीब 90% लोगों के ऊपर लागू होती है। वो चिड़िया जो है ना, आपको लगता होगा ये चिड़िया की कहानी है, ये चिड़िया की कहानी नहीं है, ये आम आदमी की कहानी है। क्योंकि उस चिड़िया ने जो डील की थी ना, उसने सोचा मैं मेहनत क्यों करूँ? मुझे अगर घोंसले में अच्छा-सा मिल रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? क्यों इधर-उधर भागूँ? क्यों कीड़े पकड़ते फिरूँ? क्यों मेरा गला फाड़ूँ? यही करते हैं हमारे भारत देश के लोग, यही करते हैं आप और हम। हमें बस एक सिक्योर जॉब चाहिए होता है। एक ऑफिस में जाओ, कहीं पर मस्त से फिक्स पगार की नौकरी, जैसे फिक्स उसको कीड़े लाकर दे रहा था वो आदमी, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, यही चीज़ हम लोग भी करते हैं। फिक्स पगार की कोई नौकरी हम पकड़ लेते हैं और एक दिन हम जीवन का देते हैं, उसके बदले में हम आप वो व्यक्ति आपको कोई 200, 300, 500, ₹1000 जो कुछ भी आपका पगार होगा, उस हिसाब से पैसे देता है। लेकिन जैसे चिड़िया के पंख खत्म हो गए एक दिन, वैसे आपके ज़िंदगी के एनर्जी भरे जो जवानी के दिन हैं, वो एक दिन खत्म हो जाते हैं और जिस दिन आपके वो खत्म हो जाते हैं, उस दिन वो मालिक बोलता है, "तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो जो एनर्जी थी, वो अभी खत्म हो गई। मैं तुम्हारी जगह पर किसी और को रख रहा हूँ, अब तुम घर पे जाओ।" जैसे चिड़िया के पंख खत्म हो जाते हैं, वैसे ही इंसान की ऊर्जा खत्म हो जाती है एक रिटायरमेंट के बाद और फिर ये उड़ भी नहीं सकता, अपने जीवन के लिए कुछ दूसरा कर भी नहीं सकता, जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी इसी चिड़िया की तरह बन चुकी है। उनको फिक्स पगार की जॉब चाहिए, उनको सिक्योर जॉब चाहिए, उनको उड़ना नहीं है, उनको शिकार नहीं करना है, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी है, लेकिन याद रखना एक दिन वही होता है। जो चिड़िया के साथ हुआ, इंसान की आयु खत्म हो जाती है, कोई सपना पूरा नहीं होता है और ज़िंदगी फिर ऐसे ही चली जाती है। और मैं आप लोगों को इस कहानी में जो चिड़िया का हाल हुआ, वैसा हाल आपका ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को इतने दिल-जान से कुछ ऐसा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी अलग हो। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुँची हो और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ आज की जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग अपने आप को इस कहानी में थोड़ा-सा रिलेट कर पाए होंगे और अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल पाएँगे। इस अपेक्षा के साथ कि फिक्स पगार की नौकरी जो जिनके दिमाग में चल रही है ना, वो उस चिड़िया की तरह एक दिन खत्म हो जाएँगे क्योंकि फिक्स पगार देने वाला व्यक्ति आपको अगर ₹500 दे रहा है, तो किसी ना किसी रास्ते से वो आपसे ₹1000 ₹5000 कमा कर लेता है, तब जाके 500 देता है। वो जो चिड़िया का पंख लेने वाला आदमी है, वो जो कीड़े वगैरह उसको लाकर देता होगा, तो वो अगर उसका पंख ₹1000 में बेचता होगा, तो शायद वो ₹100-200 के कीड़े उसको लाकर देता होगा। एग्ज़ैक्टली यही होता है साथियों आपके साथ। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे और मैं वो चिड़िया की तरह नहीं, आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूँ, जो एक बेहतरीन जीवन हो।
इस अपेक्षा के साथ इस कहानी को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। एक बार फिर आप लोगों को बस सवाल पूछता हूँ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? कोई भाई-बहन साथी मुझे एक बार बस थंब दिखाकर बताए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सर? ओके, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बढ़ते आगे साथियों, अब तक हमने जो सीखा कि साथियों क्या होता है डीएमआईटी? उसके बाद में डीएमआईटी का जो टेस्ट किया जाता है वो फिंगरप्रिंट के सहारे किया जाता है। तो क्या होते हैं फिंगरप्रिंट के पैटर्न वो भी मैंने आपको बताया कि शंख जैसे होते हैं, तो कुछ लोग शंख की तरह होते हैं, वो धनुष की तरह होते हैं, तो कुछ लोग धनुष की तरह होते हैं। मतलब उसका मैंने आप लोगों को क्वालिटी भी बताई और मैंने आप लोगों को वर्ल के बारे में बताया यानी कि जो चक्र होते हैं, चक्र की तरह होते हैं। यानी कि कुछ लोग राजा की तरह होते हैं, चक्र जिनके हाथ में होते हैं, उनके वो उँगलियों में जो टैलेंट है, वो राजा की तरह टैलेंट होते हैं। जिनमें शंख होते हैं, ये लोग प्रजा की तरह होते हैं और जो जिनके हाथ में आर्च यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि धनुष होता है, धनुष भी 2 तरह के होते हैं, तो ये लोग कारीगर की तरह होते हैं। 3 कैटेगरी के लोग इसमें मैंने आप लोगों को बताए थे, शायद आप लोग इसको जान गए होंगे। उसके बाद में मैंने कल आप लोगों को ये आर्ट इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि पूरे मानव जात में 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं साथियों और ये 8 तरह के इंटेलिजेंस जो है ये जो 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं साथियों, ये 8 तरह के इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों में कुछ होते हैं, कुछ लोगों में कुछ होते हैं और इसी तरह से साथियों कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताया था, उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये 8 इंटेलिजेंस के क्या-क्या फ़ायदे हैं, अगर लॉजिकल है तो वो क्या करेगा, ये लिंग्विस्टिक है तो क्या करेगा, म्यूज़िकल है तो क्या करेगा, बॉडी काइनेस्थेटिक है तो क्या करेगा, कौन से क्षेत्र में जाएगा, यहाँ पर क्षेत्र लिखे हुए थे, मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई है। स्पेटल और विजुअल होगा तो क्या होगा, उसके बाद में इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल ये सब चीज़ें मैंने आपको नेचुरलिस्टिक वगैरह कहा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्वभाव के बारे में कल सुनाया सिखाया था कि स्वभाव कौन से व्यक्ति का कौन-सा स्वभाव होता है, 4 तरह के स्वभाव पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मैंने कल आप लोगों को बड़े ही डिटेल्स में ये बातें बताई थी कि पहला एक ईगल स्वभाव होता है, दूसरा स्वभाव होता है मोर का, तीसरा स्वभाव होता है कबूतर का और चौथा स्वभाव होता है साथियों घुबड़, उल्लू, औल का। ये स्वभाव मैंने कल आप लोगों को बताए थे, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्वभाव के हिसाब से इंसान को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति की या फिर उस स्वभाव की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि कैसे-कैसे ये लोग बिहेवियर कर सकते हैं। आपका बच्चा, आपकी बीवी, आपका पति, आपकी पत्नी जो भी हो, उनके स्वभाव को अगर आप एक बार जान जाएँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, वो घर स्वर्ग बन सकता है अगर स्वभाव की जानकारी हो जाए और वो लोग स्वभाव की तरह एक-दूसरे के साथ में बिहेवियर करें। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। उसके बाद में हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को ईगल के स्वॉट एनालिसिस को बताया था यहाँ पर। आज मैं आप लोगों को बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आशा है आप पूरे दिल से इस सेशन को सुनने का आखिरी तक सुनने का प्रयास करेंगे। तो साथियों मैंने स्वॉट एनालिसिस में कहा था कि स्वॉट मतलब क्या होता है? यस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्च्युनिटी और टी फॉर थ्रेट, धोखे। ये 4 चीज़ें हैं। ये देखिए ईगल पर्सनैलिटी का कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के स्ट्रेंथ को मैंने बताया था कि वो गोल ओरिएंटेड होता है, टारगेट सेंट्रिक होता है, डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, बोल्ड होता है। ये मैंने कल आपको बताया था। ये उसकी क्या है? स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है ये। वीकनेस क्या है उसकी? वीकनेस है ये अग्रेसिव होता है, ये इगोइस्टिक होता है, ये रिजिड होता है, ये अपने मतलब बड़ी-बड़ी मतलब राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट होता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें गँवा भी देता है ये ईगो के कारण। ये इसका वीकनेस है। आपके घर में अगर आपका पति, पत्नी, बच्चा कोई भी हो, तो ये वीकनेस उसको पता अगर चल गई, तो वो कम से कम अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करेगा।
नागनाथ सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट। ये आप लोगों को मैं शायद हेलो। हाँ दीदी। ओके, ओके। ओके, 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 ओके। चलिए शायद स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है। इसलिए मैंने पूछा था पहले आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? एनीवे, क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई थंब दिखाकर मुझे बताएँ प्लीज़। या आप लोग क्या करते हो बीच में मतलब माइक शुरू कर देते हो इसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है तो चलिए बढ़ते आगे। आई होप कि सभी लोगों को अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर गरुड़ के बारे में बताया है साथियों, कि जो गरुड़ होता है ये गरुड़ इस बार को टच ना हो। ये गरुड़ जो होता है इसकी मैंने वीकनेस और आप लोगों को स्ट्रेंथ बताई कि ये गोल ओरिएंटेड वगैरह ये सब चीजें कल भी मैंने बताई थी। उसकी वीकनेस यानी कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, कोई पति पत्नी भाई बहन साथी जो भी है, अगर आप उस व्यक्ति का स्वभाव पता कर ले तो उसकी वीकनेस क्या होता है, अग्रेसिव यानी कि क्या होता है, ये हर चीज बात पर ये चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, बहुत मतलब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चढ़ बढ़ेगा। ईगोस्टिक का मतलब क्या होता है? इसको बहुत अहंकार होता है। जिसको ये स्वभाव का ईगल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, ये अहंकारी होता है। अहंकार मतलब क्या? उसको वो बाय-वन है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो अपने आप है, भगवान ने उसको वो ताकत दी है। तो ये छोटी-छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाएगा, इस तरह से ये बंदा होगा, तो आपको अगर पता चले कि मेरा पति-पत्नी, भाई-बहन, साथी जो भी घर में है, वो अगर इस स्वभाव का है, तो इसके वीकनेस को आप कंट्रोल कर सकते को कैसे ठीक करना है या फिर जो कुछ भी है काउंसलिंग में। उसके बाद में अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है मैंने कल भी बताया था, विज़नरी है, ये अपॉर्च्युनिटी है। उसके बाद में जो लोग दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं, वो ये देख सकता है और जो कर नहीं सकते, वो भी कर सकता है। ये लोगों को मार्ग दिखा सकता है। उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन स्किल इसके परफेक्ट बहुत बढ़िया होंगे। ये परफेक्शनिस्टिक होगा। उसके बाद में ये एक्यूरेसी पर फोकस करेगा, लॉजिक थॉट्स इसके क्लियर होंगे और ये मोटिवेट कर सकता है अदर लोगों को। ये इसके क्या है अपॉर्च्युनिटीज़ है इस व्यक्ति की। उसके बाद में इसके थ्रेट क्या है, इसको धोखे क्या है? मैंने कल भी बताया था, ये बंदा अपने ईगो के कारण दूसरे लोगों के फीलिंग को समझ नहीं पाता है और ये इग्नोर रिलेशनशिप यानी कि ये अपने नाते संबंधों को ये बंदा ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। मैंने कल भी कहा था पत्नी को, पति को, बच्चों को ज़्यादा भाव नहीं देगा, ये अपने-अपने गुमान में रहेगा। तो इस बंदे का स्वभाव अगर हमें पता चल जाए बहुत सारे घर में होता है ना, कुछ ऐसे पति होते हैं जो अपने पत्नी की नहीं सुनते हैं, कुछ पत्नियाँ होती हैं जो पति की नहीं सुनते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माँ-बाप की नहीं सुनते हैं, तो इनका स्वभाव है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये स्वभाव पता चल जाए, तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ वैसा ही डील करके उस व्यक्ति को अच्छे से परवरिश कर सकते हो। इसलिए इस टेस्ट को करके बच्चे का स्वभाव पता चलता है, पति का स्वभाव पता चलता है, पत्नी का स्वभाव पता चलता है और उस हिसाब से अगर डील करेंगे, मान के चलिए, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी। आपके घर में नल में पानी आ रहा है पानी। आपको अगर पता नहीं है कि नल में सुबह 5 बजे पानी आने वाला है, आप सोए रहेंगे, नल को पानी आएगा और चला भी जाएगा। आप सुबह 7 बजे उठेंगे तो देखेंगे कि घर में पानी का ढेर नहीं है। लेकिन पहले से ही पता हो कि 5 बजे पानी आने वाला है, तो आप साढ़े 4 बजे ही उठेंगे और अपना पानी भर लेंगे। लेकिन पता ना हो तो कैसे करेंगे? अपने आप अगर आ गया, पता ही नहीं आपको कि कितने बजे पानी आने वाला है, तो फिर आपके तो ना नींद होगी, ना कुछ होगा, रात भर जागना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पानी नहीं मिलेगा।
एग्जैक्टली यही होता है। अपने घर में जो सदस्य है उन सबका स्वभाव पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये ईगल है, मोर है, ये डव यानी कि ये कबूतर है कि ये ओल है। पता हो तो फिर आप उस हिसाब से कर सकते हैं जो कुछ भी है। तो दूसरा यहाँ पर एनालिसिस में शॉर्ट एनालिसिस बताता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई पीकॉक है, इन्फ्लुएंट इन्फ्लुएंटल है, तो ये बंदे की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है ये? आप अगर यहाँ पर देख रहे हो, एंथुसियाज्म, एंग्री, अटेंशन सीकर, 1 मिनट थोड़ा-सा एक बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ था। तो साथियों, हमें क्या मतलब इसकी ये जो मोर स्वभाव का है, अगर आपके घर में कोई मोर स्वभाव का व्यक्ति है, तो हमें देखना है कि ये व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है? क्या है स्ट्रेंथ? एंथुसियाज़्म यानी कि ये बहुत उत्साही होगा, एनर्जी यानी कि उसमें बहुत ऊर्जा होगी, उसमें ये अटेंशन सीकर यानी कि ये क्या करेगा, ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ये लोग कैसे होते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, जब हम स्वभाव समझ रहे थे कि मेरी तरफ देखो, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मतलब ये सबके मतलब सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने वाले होते हैं। असीमित क्षमता, अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित क्षमता है इस व्यक्ति के अंदर। ये इसके क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। यानी कि इसमें ये पावर है, एक तरह से मैं कहूँ। चलिए, अब इसमें वीकनेस क्या है, ये अगर हम ढूँढने का प्रयास करेंगे, तो इसको सबसे पहले साथियों नीड पुश, इसको ना धक्का देने की ज़रूरत होती है। ये खुद से कुछ नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये खुद से कुछ नहीं करेगा, इसको दूसरे लोगों ने पुश करना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इसको नहीं आता है। ये समय को कहीं पर भी बातें-बातें करने में ये बर्बाद कर सकता है, इसको टाइम का ध्यान नहीं रहता है। ये इसकी वीकनेस है। उसके बाद में इसको ऑर्गेनाइज़, प्लानिंग ये बिल्कुल नहीं जमता है। ये बंदा मतलब ये मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैंने पहले ही कहा ये इसकी वीकनेस है। ये टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, किसी किसी काम का मैनेजमेंट, इसको शादी में अगर आप लोग शादी मैनेजमेंट दे दो ना, तो ये सत्यानाश करके छोड़ेगा। किसी कंपनी में मैनेजर बना दो ना, तो ये कर दे, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया करेगा। काम देंगे तो काम बढ़िया करेगा, लेकिन ये वीकनेस है इसकी कि ये मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद में ये बड़बड़ करने में बहुत माहिर होता है, बहुत बातें करने वाला होता है ये। और सबसे बुरी बात ये चीज़ खोने का डर ये हमेशा लगा रखता है इसको। ये मेरे हाथ से चला जाएगा क्या? ये मेरे हाथ से चला जाएगा क्या? ये मैं गँवा दूँगा क्या? शादी करेगा, इसकी पत्नी को साली मेरी बीवी ना चली जाए, तो ये क्या करेगा? उसको पटाने की कोशिश करेगा, आगे-पीछे घूमेगा, नहीं ना ये ना बीबी-बाबी जो भी करना है। इस तरह से इसका स्वभाव है, क्योंकि ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, लुभाने का काम करता है। तो ये हमेशा इसको डर लगा रहता है कि ये मेरे हाथ से चला ना जाए। तो ये इसकी वीकनेस है साथियों। अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है इस व्यक्ति में? ये स्वभाव के व्यक्ति में सबसे बड़ी बात है कि ये लाइवली है, ये ज़िंदा दिल है ना? ये अपॉर्च्युनिटी ये किसी के भी साथ में रिलेशन बहुत बढ़िया से बनाएगा। रिश्ते और ये रिश्ते बहुत अच्छे से सँभाल पाएगा, रिलेशंस बहुत अच्छे से ये सँभाल पाएगा। ये लोगों को पसंद करने वाला होगा और लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। देखो मैं आप लोगों को ईमानदारी से बोलूँ, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। देखिए यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा ना, कुछ भी करते हैं, कपड़े उतार कर नाचने लग जाते हैं ये लोग रास्ते पर। क्यों? क्योंकि इनको लोगों को लुभा कर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने बहुत अच्छा लगते हैं। ये वो लोग हैं, ये बात इनके अंदर अच्छी होती है। उसके बाद में ये लोगों का अटेंशन ध्यान केंद्रित करने में बहुत माहिर होते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से ये लोग होते हैं, ये इसकी अपॉर्च्युनिटी है। अब मैं आता हूँ थ्रेट पर। इसके धोखे क्या है इस व्यक्ति को अपने जीवन में
इसका थोड़ा-सा हम लोगों को ध्यान रखना है साथियों। पहले तो लैक ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ये बंदा बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, इसका बहुत वीक मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट बिल्कुल किसके हाथ में नहीं देना है। ये व्यक्ति थिंक फ्रॉम हार्ट दिल से सोचता है, इसलिए इसका दिल जल्दी टूट भी जाता है, इसको दुःख भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद में ये वाला जो है अनेबल टू प्रोसेस यानी कि ये क्या करता है, ये पहले से ही यानी कि अंदाजा लगाना इसको बिल्कुल नहीं आता है कि कल क्या होगा। जेब में जितने पैसे पड़े हैं ना मजे कर लो, कल देखेंगे। आज जीना है बस, ये सोच रखने वाला ये बंदा है। दे लाइव इन टुडे, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो इस तरह से ये बंदे की ये थ्रेट, ये धोखा है। ये कभी पैसे नहीं बचाएगा। कुछ कुछ पति होते हैं ना, कुछ पत्नियाँ होती हैं, कुछ पति होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, आप उनको 10 बस दो 100-200 रुपए दे दो। या फिर पति है, पगार कमा रहा है 20-25 हज़ार रुपए, वो क्या करेगा, कल देखेंगे, इस महीने में मज़ा कर ले, छोड़ दे। तो ये उस व्यक्ति की कमज़ोरी होती है साथियों। उसके बाद में ये डव है, यानी कि मैंने आपको बताया कबूतर, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एक्सीलेंट टीम प्लेयर, ये संगठना में काम करना बहुत पसंद करेगा। पीपल्स मतलब लोगों को ये पसंद करेगा बहुत। लोगों के साथ में टीम में काम करना पसंद करेगा, लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करना पसंद करेगा। ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है यानी कि नाते संबंधों को बहुत अच्छे से संभालता है। लीडरशिप स्टाइल इसमें लेकिन नहीं होती है, ये लेकिन लचीला बहुत होता है। कोई कुछ भी बोलेगा तो ये व्यक्ति सुनेगा ज़रूर। ये इसके स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो इसका इमोशनल, ये बहुत भावनिक होता है। पीकॉक जैसे ही भावनिक होता है। दूसरे वाले कन कंसिडरिंग टू मच अबाउट अदर, यानी कि क्या, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। बहुत ज़्यादा, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये क्या कर रहा होगा, क्या ये मेरे को गाली दे रहा होगा, क्या ये मेरे बारे में बुरा-बुरा सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा? ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के मन को जानने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लैक ऑफ गोल एंड एम अवॉइड चांस, यानी कि ये कभी अपने लक्ष्य को क्लियर नहीं रख पाते हैं और इसके कारण से ये मौके को खो भी देते हैं। इस तरह से इन लोगों के वीकनेस है। अपॉर्च्युनिटी क्या है इस व्यक्ति में? कैन बिल्ड टीम, ये लोग टीम बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कबूतर जो होते हैं वो कबूतर बहुत ज्यादा मतलब संख्या में इकट्ठा रहते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी ये टीम बिल्ड कर सकता है। उसके बाद में बाइंग ब्लाइंड, हेलो, हाँ कौन? मला 1 तासाने कॉल करा सर, मी मीटिंगमध्ये आहे. है ना? ठीक. यानी कि ये बंदा अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, ये लोगों के साथ में रह सकता है, लोगों के साथ में टीम वर्क कर सकता है, टीम बना सकता है, उसके बाद में ये स्थिति को संभाल सकता है, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। इस तरह से इस व्यक्ति की अपॉर्चुनिटीज इस व्यक्ति के हैं। अब इसमें धोखे क्या है? धोखे यह है, ये जैसे मोर सोचता है वैसे ही ये हार्ट से सोचता है, इसलिए दिल टूटने का इसको भी धोखा बहुत ज्यादा होता है। पूर्वानुमान लगाने में जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये कोई तर्क नहीं लगा सकता है, पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है, इसके कारण से इसके साथ में धोखे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको लूट भी सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस व्यक्ति के साथ धोखा होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये भावनिक ज़्यादा होता है। कोई इसको अगर मतलब अपने शब्दों में मतलब जैसे बोलते हैं ना मराठी में, किसी को लपेट लिया, गुंडाल लिया किसी को भाषा-भाषा में, तो ये पैसों को बर्बाद कर सकता है, ये मतलब बहुत सारे नुकसान भी झेल सकता है, इस तरह से इसमें होता है। लैक ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये बंदा जो होता है सीधा-साधा होता है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता है, किसी से ये धोखे से बात नहीं कर सकता। इस तरह से इस व्यक्ति की बहुत सारी वीकनेस भी है, थ्रेट भी है, धोखे भी है इसको। अब आते हैं ओल पर।
ये जो होता है, इस स्वभाव का जो व्यक्ति होता है साथियों, इस स्वभाव के व्यक्ति को इसकी अगर स्ट्रेंथ देखेंगे आप, तो ये बंदा बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल रखता है। बहुत ऑब्जर्वेशन, ये बारीक अभ्यास करता है, स्टडी करता है हर चीज़ का। उसके बाद में ये पहले से किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। बहुत अंदाज़ा लगाने में परफेक्ट होता है। हर चीज़ में परफेक्ट होता है ये बंदा। कपड़े अप टू डेट रखेंगे, घर अप टू डेट रखेंगे। आदमी है तो फिर काम में परफेक्ट रहेगा, औरत है तो घर में परफेक्ट रहेगी, बच्चा है तो अपने दफ्तर को अच्छा रखेगा, अपना यूनिफ़ॉर्म बहुत बढ़िया रखेगा, अभ्यास बहुत अच्छा करेगा, स्टडी बहुत अच्छा करेगा, विश्लेषण बहुत अच्छा करेगा, एनालिसिस बहुत बढ़िया होते हैं, लॉजिकल थॉट्स इसके बहुत बढ़िया होते हैं, मैनेज मतलब ये इस तरह से इसके बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत बढ़िया होता है, ये रिसर्च विसर्च बहुत बढ़िया कर सकता है। चलिए, इसकी वीकनेस क्या है? वीकनेस के बारे में हम लोग पता करते हैं। ये टेक अ लॉन्गर टाइम, टेक अ डिसीजन, ये किसी भी चीज़ को अगर निर्णय लेना है, तो ये बहुत लंबा समय तक सोचता रहता है। कभी-कभार निर्णय लेने में ये चूक जाता है, समय चला जाता है हाथ से और ये अपनी अपॉर्च्युनिटी को भी खो सकता है। छोटी-छोटी गलतियों पर ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है। कंसीडर इवन द मिनट्स फॉल्ट, यानी कि छोटे-छोटे गलतियों को बहुत ज़्यादा सोचता है। कभी-कभार ये सोच-सोच के कारण मतलब परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये इसकी वीकनेस है। डुअल थॉट, मैंने उस दिन भी बताया था, ये क्या करता है कि 2-2 विचार एक साथ में दिमाग में लेकर घूमता है। ऐसा हुआ तो नहीं हुआ तो, वैसा हुआ तो नहीं हुआ तो, बीवी के करने के बाद में मज़ा आएगा क्या? हाँ, नहीं आया तो, शादी नहीं हुई तो, शादी हुई तो, यानी कि ये हर चीज़ को 2 साइड से देखने का प्रयास करता है। इसके कारण से इसको परेशानी झेलनी पड़ती है। अपॉर्च्युनिटी क्या है? अपॉर्च्युनिटी है ये परफेक्शनिस्ट है। यानी कि बहुत अच्छा कोई भी काम बढ़िया से कर सकता है। उसके बाद में ये रेशनल अप्रोच, रूल्स सेटर, उसके बाद में ये कंप्लेंट्स ऑफिसर, सॉरी, इस तरह से इसकी अपॉर्च्युनिटी है। ये परफेक्शनिस्ट है। उसके बाद में ये एक तरह से मैं कहूँ आप लोगों को कि ये उसमें समझ बहुत अच्छी होती है। विचार क्षमता अच्छा होने के कारण ये हर व्यक्ति का अभ्यास किसी का चेहरा देखकर पढ़ लेगा कि ये बंदा अच्छा है, बुरा है। ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट रहेगा इस व्यक्ति का। उसके बाद में ये रूल सेटर है, यानी कि खुद अपने नियम खुद बनाता है, नियमों को अच्छा पालन करता है, कभी रूल ब्रेक नहीं करेगा। इस तरह से ये बहुत बढ़िया होता है। ये मैनेजमेंट में मास्टर हो सकता है ये बंदा भी। इसकी थ्रेट क्या है? धोखे क्या है इस व्यक्ति को? ये एक तरह से मैं कहूँ कि समय आने पर ये कितना भी बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है, कितना भी बवाल कर सकता है। कभी-कभार क्या करता है, ये परिस्थिति को समझने का प्रयास ही नहीं करता है, अपनी-अपनी चलाएगा, मैं कहूँगा वैसे ही होगा, अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, बहुत सब घर को सर पर ले लेगा, बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी हो। और डोंट जॉब राइट रेदर दैन डूइंग राइट जॉब, यानी कि काम ठीक करने की बजाय जॉब ठीक करना, ये उसका बोध, यानी कि मैंने पहले भी कहा है कि ये बंदा हर चीज में परफेक्शन ढूंढता है, हर चीज को ठीक अच्छा ही हो। पति अगर गलती करेगा तो पत्नी अगर इस स्वभाव की है तो उसको बोलेगी तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, ठीक से नहीं करना आता क्या, ये टॉवेल इधर रख दिया। बच्चा अगर ऐसा रहेगा, मम्मी तुमने टिफिन ढंग का नहीं रखा, ये ऐसा उल्टा कौन रखता है, ये तो तेल गिर जाता है मेरे, मतलब ये हर चीज में कंप्लेन करता रहेगा, परफेक्शन ढूंढता रहेगा और इसी कारण से रिलेशन ब्रेक होते हैं, इसी कारण से ऑफिस में इनके झगड़े होते हैं, इसी कारण से ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इस तरह से साथियों इस व्यक्ति का स्वभाव के एनालिसिस होते हैं, तो ये टेस्ट करने से उस व्यक्ति के स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलते हैं, थ्रेट पता चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज पता चलते हैं। और हम अगर इस तरह से किसी का भी स्वभाव, आपके घर में अगर बच्चा है उसका अगर हम पहले से ही स्वभाव, जैसे मैंने नल का उदाहरण दिया, उस तरह से अगर हुआ, तो साथियों हम पानी अच्छे से भरकर अच्छे से जी सकते हैं। नहीं तो अचानक पानी चला गया और हमें दिन भर सूखा ही रहना पड़ा, ऐसा नहीं होगा।
ये इस रिपोर्ट में आता है। उसके बाद में अगला है टोटल फिंगरप्रिंट, टीएफआरसी ऐसा बोला जाता है, टोटल टोटल फिंगरप्रिंट रीच काउंट। रीच का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जो बताया था ना साथियों कि हाथों के उँगली पर जो निशान मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, लगे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। दूसरा मैं एक स्लाइड फिर से खोलता हूँ, ताकि ये 2-2 स्लाइड हमारे पास हो, नहीं तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को और एक स्लाइड खोल के यहाँ पर दिखाता हूँ, किस तरह से मैंने रीच काउंट का मतलब क्या होता है? हाथों की रेखाएँ, उँगलियों के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है, उसके बीच की जो रेखाएँ होती है, वो रेखाएँ। ये देखिए यहाँ पर दिखाया जाता है। ये जो मैंने आपको उस दिन बताया था, ये डेल्टा होता है, डेल्टा। अगर आप देख पा रहे हो, ये डेल्टा होता है वाई शेप यहाँ पर। इसको थोड़ा-सा मोटा कर लूँ, ओके। ये वाई शेप है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाई शेप है और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट और यहाँ पर वाई शेप। अब यहाँ से यहाँ तक जब ये लैब में चेक किया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेखाएँ हैं, यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ये जो बीच में रेखाएँ हैं ना साथियों, ऐसी आड़ी, 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 ये जो रेखाएँ, ये रेखाएँ गिनी जाती है लैब में। इसको बोला जाता है रीच काउंट। और ये एक रेखा उस व्यक्ति का भविष्य बदलती है, एक-एक रेखा। क्योंकि एक रेखा में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, और एक-एक रेखा को गिनकर अपने भविष्य को पता किया जाता है, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपने क्वालिटी को, अपने ब्रेन की क्षमता को, अपने इंटेलिजेंस को गिना जाता है। तो वहाँ पर कितने टोटल, मतलब पूरे 10 फिंगर में कितने टोटल रीच काउंट हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर कितना पोटेंशियल है सीखने का। किसी चीज को सीखने का कितना पोटेंशियल है, इस रीच काउंट के ऊपर तय करता है। तो यहाँ पर इसका अनुपात बताया गया है, देखिए पहला एक है 60, यानी कि जिस व्यक्ति के पूरे 10 हाथों के 10 उँगलियों के रीच काउंट, यानी कि वो रेखाएँ जो है डेल्टा और सेंटर के बीच में अगर वो 60 है, तो ये बंदा सीखने में बहुत लो रहेगा, स्कूल में ये अभ्यास बहुत लो करेगा। इसका दिमाग का जो फ्लो है ना, जो बाहर से चीज़ें अंदर लेनी है, उदाहरण मैंने कल बताया था आप लोगों को, आप बारिश हो रही है, एक बाल्टी रखी, एक आपने हंडा रखा और एक छोटी-सी, मतलब ये रखी, उसका मुँह छोटा है, भले ही नीचे बहुत बड़ा है, लेकिन ऊपर से मुँह अगर छोटा है, तो अंदर पानी जाने में बहुत समय लगेगा। और बाल्टी है, चौड़ा मुँह है, तो पानी भर-भर, भर-भर जाएगा, तो वो पटाक से भर जाएगी। एग्ज़ैक्टली 60 अगर रीच काउंट है यहाँ पर, तो 60 रीच काउंट वाले का मुँह बहुत छोटा होता है, दिमाग के अंदर सीखने के लिए वो बहुत धीरे-धीरे सीखता है। यहाँ पर देखा होगा, ये देख रहा हो होंगे आप, नीड स्पेशल लर्निंग स्टाइल, इसको स्पेशली ढंग से सिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे का ये स्टाइल है, मैंने कल दोपहर के सेशन में कहा था कि हमारे पास ऐसा टेक्निक है कि हम किसी भी बच्चे को 10वीं कक्षा में पहले से अगर वो हमारी मतलब काउंसिल से म्हणजे ये टेस्ट करके अगर काउंसलिंग लेता है, तो मैं ईमानदारी से बोलूँ, वो 90 से 99% तक पास हो सकता है। कोई बच्चा अगर 7वीं के बाद हमारे साथ आता है, तो भी 80% से ऊपर जाएगा। अगर कोई बच्चा 9वीं में 35% से या 40% से पास हो आउट हुआ है और वो अगर हमारे पास आते हैं, हम उसको ऐसा टेक्निक देंगे कि फिर भी वो 70% से ऊपर चला जाएगा 1 ही साल के अंदर, क्योंकि हमारे पास स्पेशल टेक्निक होते हैं इन सब चीज़ों को समझाने के, सिखाने के। लेकिन ये रीच काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीखना समझना कैसे चाहता है। अगर लो रीच काउंट है, 60 के अंदर अगर उसके रेखाएँ हैं, तो उसका स्पेशल, उसको नीड है स्पेशल टाइल से सिखाने का। 70 तक अगर है, तो एवरेज है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाना पड़ेगा। अगर 90 तक उसके रीच काउंट आए, तो अबव एवरेज है, हैव अ राइट, यानी कि एक अलग तरीके से इसको भी समझाना पड़ेगा। इसके अलग अपेक्षाएँ होगी, उस तरीके से। अगर उसके 140 तक रीच काउंट आए, यानी कि 90 से लेकर 140 तक, 70 से लेकर 90 तक, 60 से लेकर 70 तक। तो ये 90 से 140 गुड आता है, गुड।
ये बंदा लर्न फ्रॉम इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा से भी सीख सकता है, इसको ज़्यादा समझाना सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी के रीच काउंट अगर 140 से 180 के बीच में आए, तो ये वेरी गुड होता है। लीड अदर एंड स्टेप देम अचीव, यानी कि ये दूसरों को ज्ञान सिखा सकता है, दूसरों के अंदर ये लोगों को समझा सकता है। उसके बाद में 180 से 200 के बीच अगर रीच काउंट आया तो एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट होता है। ये जो है ना एक्सप्लोर यूर हिडन पोटेंशियल, ये बंदा जो है अपना खुद का छुपा हुआ जो शक्ति है ये लोगों तक प्रकट करने में बहुत बढ़िया होता है। और जिसके 200 प्लस रीच काउंट आते हैं साथियों, ये आउटस्टैंडिंग होता है, ये बंदा हाईली सक्सेस हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमारे रीच काउंट कैसे है? जब ये टेस्ट की जाएगी, तो बच्चों के सीखने की मेथड को, सीखने की क्षमता को अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग। और उस तरीके से उस बच्चे को अगर उसका टैलेंट इस्तेमाल किया जाए, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, एक बार सोचिए। ये रीच काउंट हमें पता चलता है इस टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पर 4 चीज़ें पता चलती है इसमें, वो होती है साथियों, आपको पता है आजकल दिमाग में लोगों के पास आईक्यू होता है, आईक्यू। ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो क्या है ये क्वेश्चन? आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू और एक्यू। आईक्यू पता चलता है इस टेस्ट में कि वो बंदा कितना लॉजिक लगा सकता है, मैथमेटिक्स में कितना होशियार है, कितना वो विचार क्षमता करता है। ईक्यू मतलब क्या है? कितना इमोशनल है। अगर ईक्यू बहुत कम है, तो ये बंदा भावनाहीन होगा, इसके सामने कोई मर भी जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर ईक्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये इतना भावनिक होगा कि छोटी-छोटी बातों पर रोना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा भी डाँटेंगे, ये बड़ा आदमी भी रहेगा ना, ये सिर्फ़ अपने सामने अगर कोई 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 बुरी घटना देखेगा तो रोना शुरू कर देगा। तो ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मिडल ही होना चाहिए। ओके। तो अगर ज्यादा है तो उसके लिए हमारे पास रेमेडीज होती है कि ये बंदा बहुत इमोशनल है तो इसको कैसे कंट्रोल करें, ये हम आपको सिखाते हैं। चलिए बढ़ते आगे। सीक्यू मतलब क्या होता है? क्रिएटिव क्वेश्चन। ये बंदा क्या क्रिएट कर सकता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्रिएटिव होगा, अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। एक ही होता है एडवाइजरी क्वेश्चन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करने की ताकत रखता है। अगर परीक्षा में है और कठिन उसके पास अगर सवाल आ जाए, तो क्या वो एग्ज़िट कर लेगा वहाँ से? वो भाग जाएगा कि उसका सामना करेगा? इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम रेमेडीज़ देते हैं, अगर किसी का ये क्वेश्चन कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि ईक्यू, सीक्यू, एक्यू, ये सब कैसे बढ़ाते हैं ये 4-4 क्वेश्चन। अभी तक तो लोगों को एक ही क्वेश्चन पता था और वो था आईक्यू। कितना आईक्यू है, कितना नहीं, सिर्फ आईक्यू कोई मायने नहीं रखता है साथियों, उसमें ईक्यू, सीक्यू, एक्यू सब मायने रखते हैं। तो ये भी इसमें आता है। उसके बाद में साथियों सबसे बड़ी बात है, कल मैंने दोपहर के सेशन में आप लोगों को कहा था, इस टेस्ट में बच्चों के लिए खास करके जो बच्चे पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं ना, उन बच्चों को ये चीज़ सबसे काम की है कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। कल दोपहर के सेशन में जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपने सुना होगा। आप किसी भी बच्चे को ये स्टाइल पता करके किसी भी बच्चे को 90-95% मार्क्स ला सकते हो, कितना भी ढ क्यों ना हो। ईमानदारी से बोलता हूँ मैं आप लोगों को। आपको लगता होगा यार इसको गणित ही नहीं आता है, मैं आपको ये गणित सिखा कर दिखाता हूँ। हम जो बंदा हम अभी एक कैंपेनिंग चलाने वाले हैं, उसमें आप लाखों कमाएँगे, वही तो है ये खेल सब। तो एक कैंपेनिंग चलाने वाले हैं कि हम पहली से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए एक बढ़िया-सा कैंपेनिंग चलाने वाले हैं और वो हम फ्री में चलाने वाले हैं। 10 हफ्ते का एजुकेशन हम फ्री में देने वाले हैं बच्चों के लिए। जो माँ-बाप इस कोर्स को लेंगे ना, ऑनलाइन कोर्स होगा, घर बैठे बच्चों को सिखाएँगे हम लोग। अगर वो माँ-बाप वो कोर्स लेंगे ना, पहली में क्यों ना उनका बच्चा हो, नंबर 1 से पास होगा, नंबर 1 से। पहली से लेकर यानी कि जूनियर केजी से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंपेनिंग चलाने वाले हैं। हालाँकि उस कोर्स की फ़ी ₹5000 है, लेकिन हम एक बैच फ्री में लेने वाले हैं। अब इसका फ़ायदा कैसे लेना है मैं आपको आगे सिखाऊँगा। आज हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो लर्निंग स्टाइल मतलब 3 तरह के होते हैं। एक होता है विज़ुअल लर्निंग स्टाइल, यानी कि आँखों से देखकर कोई सीखेगा। एक होता है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, यानी कि कान से सुनकर सीखेगा। एक होता है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, यानी कि बॉडी मूवमेंट से सीखेगा।
ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आज बात करके विषय को क्लोज़ करूँगा। बहुत ज़रूरी और बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। आगे के टॉपिक शायद हम कल कवर करेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर मुझे अभी फ़िलहाल भारत देश के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए काम में लाना है। विजुअल लर्निंग क्या है? 5 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं सेशन को क्लोज़ करूँगा। बहुत सारे लोगों को 9 बजने के बाद में उनके अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, यार टाइम तो खत्म हो गया है, तभी भी ट्रेनिंग चल ही रहा है, ट्रेनिंग चल ही रहा है। और जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं ना, वो बोलेंगे 12 बजे तक चलने दो सर, क्योंकि सीखने की इच्छा उनकी अच्छी होती है। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर विजुअल लर्नर की बात करता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे, उनको टीचर अगर स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज एक बार दिखा देना लिखकर, उसके दिमाग में सेव हो जाती है। ऑडिटरी लर्नर यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं साथियों, जिनको एक बार कान से सुनाई दिया ना, टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बे, दो एक दो, दो दुने चार, दो दे पढ़ा, अगर एक बार पढ़ा दे कोई भी, तो वो कान से सुन लेगा तो सीख लेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए मैं इसको स्पेशली आप लोगों को काउंसलिंग करूँगा, स्पेशल बताऊँगा। देखिए, अगर मेरी स्क्रीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, 3 तरह के 5 तरह के लॉब्स होते हैं हमारे ब्रेन में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लॉब। ये 5 होते हैं, लेकिन बच्चों में ये सिर्फ़ 3 ही एक्टिव होते हैं। बच्चों में ये 2 वाले लॉब्स बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं। ख़ास करके ये लॉब 18-20 साल के बाद 25 साल तक ये लॉब मतलब एक तरह से ये डेवलप होते हैं। ये छोटे बचपन में बच्चों को इनका काम भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ये जो काम करने वाले लॉब्स है, ये थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, ये जो होता है, ये थिंकिंग एंड इमेजिनेशन और ये एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी आपने सोचा तो इसको काम में लाने के लिए, लेकिन बच्चों को काम धंधा तो करना नहीं है, थिंकिंग इमेजिनेशन ज्यादा इसको लाना नहीं है। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम को कैसे करे, इस प्रेजेंटेशन को जैसे मैंने आपको आप लोगों को अभी ये मेरे लेक्चर देना है, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा मेरे दिमाग को कि भाई इनको कैसी बात बताओ ताकि इनको समझ में आ जाए, कहानी कौन सी बताओ, इनको कौन सा फोटो दिखाओ, कौन सी ये थिंकिंग और इमेजिनेशन ये होता है। थिंकिंग इमेजिनेशन बच्चों का अलग होता है, वो उनके लेवल पर अलग सोचते हैं, लेकिन ये जो दो लॉब्स मैंने बताए, बच्चों में ये लॉब्स एक्टिव नहीं होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पहली से 10वीं तक, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये पीछे के 3 लॉब्स उनके एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? सीखने के लिए। अब सीखने के लिए कैसे काम करते हैं ये लॉब्स, मैं आपको बताता हूँ। पहला ये जो लॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये वाला जो है पैरेटल लॉब, ये वाला हमारी जो त्वचा होती है, कि बॉडी होती है, मैंने आपको बताया था ना, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इस लॉब के कारण एक्टिव होता है। तो ये शरीर से सीख सकता है अगर इसका ब्रेन ये वाला एक्टिव है तो। जो मैंने कहा काइनेस्थेटिक लर्नर, जो मैंने कहा ये इस जिसका ब्रेन ये वाला एक्टिव होगा, वो काइनेस्थेटिक लर्नर होगा। जिसका ये वाला ब्रेन एक्टिव होगा, वो विजुअल लर्नर होगा, आंखों से देखकर सीखेगा। और जिसका ये वाला ब्रेन, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला टेम्परल लॉब जो होता है, ये अगर एक्टिव है तो ये कानों से सुनकर सीखेगा। तीनों के तीनों एट ए टाइम बहुत कम लोगों के एक्टिव होते हैं। इसके परसेंटेज कम ज्यादा होते हैं। ये रिपोर्ट में हम लोगों को दिखता है कौन सा किसका कितना एक्टिव है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी बच्चे का अगर किसी बच्चे का अगर ये वाला ब्रेन एक्टिव है, ये वाला ब्रेन एक्टिव है टेम्परल लॉब, तो इस बच्चे को एक बार अगर आप सिखा दो, ये बच्चा कभी भूलेगा नहीं। किसी बच्चे का अगर ये वाला लॉब एक्टिव है, उसको एक बार दिखा दो, ये कभी भूलेगा नहीं। और ये वाला बच्चा अगर ये वाला उसका ब्रेन एक्टिव है, तो उसको एक बार उसको स्पर्श करवा दो उस चीज का, वो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। इसको बोला जाता है लर्निंग स्टाइल। अब ये 3 मेंदू अलग-अलग, ये 3 ब्रेन जो है ये अलग-अलग एक्टिव, किसी का ये होगा, किसी को ये होगा, किसी का ये होगा। तीनों के तीनों बहुत रेयर बच्चों के एक्टिव रहते हैं। अब आता हूँ मैं उस स्लाइड पर। अब देखिए,
विजुअल लर्नर, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए आप लोगों को। विजुअल लर्नर कुछ बच्चे आपने अगर मान के चलिए, आपका पति है, पत्नी है या बच्चा है, किराना दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जा रहा है। आपने क्या किया? उसको बोला 1 किलो शक्कर लेके आ, 1 किलो साबूदाना लेके आ, 1 किलो से शेंगदाने लेके आ, 10 मतलब कपड़े धोने के साबुन लेके, ऐसे 4-5 चीज़ें उसको आपने कह दी। ऐसी 4-5 चीज़ें अगर आपको उसको आपने कह दी और वो अगर विजुअल लर्नर है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो बच्चा जो होगा ना दुकान पे जाने के बाद में भूल जाएगा और वो बोलेगा, फिर से वहाँ से कॉल करेगा और वो या फिर रिटर्न आएगा, "मम्मी तुमने क्या बोला था? मैं तो भूल गया, मुझे अभी याद नहीं है, फिर से बताओ एक बार।" आपका पति या आपकी पत्नी ऐसी करती होगी। दुकान पे जाने के बाद में कॉल करेंगे, "अरे यार तूने क्या बोला था? मुझे याद नहीं है, फिर से एक बार बता।" ये कौन होते हैं? विजुअल लर्नर होते हैं क्योंकि इनको बस बताया ना आपने, तो इनको समझ में नहीं आया। हाँ, ऑडिटरी लर्नर है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपने 10 चीज़ें बता दी, एक बार वो सुन लेगा, दुकान से परफेक्ट लेकर आएगा। लेकिन विजुअल लर्नर ऐसा नहीं कर सकता। काइनेस्थेटिक लर्नर ऐसा कर नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए दूसरा विषय। अब ये विजुअल लर्नर को अगर आपको 10 की 10 चीज़ें याद रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक कागज़ पर एक चिट्ठी बनाओ चिट्ठी और उसको बोलो ये देख, ये ले चिट्ठी ले, इसके ऊपर पढ़ ले एक बार, क्या-क्या लिखा है ये चीज़ें लेके आ। ये चिट्ठी गुम भी गई ना, उसने देखा ना विजुअल आँखों से उसके मेंदू में सेव हो गया, ब्रेन में सेव हो गया। ये बंदा वो 10 की 10 चीज़ें परफेक्ट लेकर आएगा। भले आप उसको कहो मत क्या-क्या लाना है, बस लिखो कागज़ पर उसको दिखा दो, देख ये 10 चीज़ें लानी है, लेके आ जा। लाएगा मतलब लाएगा क्योंकि वो आँखों से उसका कौन-सा ब्रेन एक्टिव है? ऑसिपिटल लॉब उसमें सेव हो जाता है। तीसरा काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक लर्नर आँखों से दिखाएँगे तो बिल्कुल नहीं लाएगा, सुनाएँगे तो उसको 10 बार बोलेंगे फिर भी वो क्या करेगा यार मुझे याद नहीं है क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था? ऐसा बोलेगा। लेकिन उसको आपने क्या किया एक डायरी एक सॉरी एक कागज़ ले, एक पेन ले, मैं बोलती हूँ वो लिख। यानी कि उसने क्या किया बॉडी मूवमेंट से 1 किलो शक्कर, 2 किलो साबूदाना, 2 किलो शेंगदाने, 10 साबुन, 10 शैम्पू उसने अगर हाथों से लिख लिया ना, वो कागज़ फेंक देगा और बोलेगा, "चल मैं लेके आता हूँ, कोई टेंशन मत ले।" इस कॉल काइनेस्थेटिक लर्नर अपने बॉडी से सीखता है। ये हमें पता चलता है साथियों कि वो बच्चा कौन-सी लर्निंग स्टाइल एडॉप्ट कर चुका है, उसका दिमाग कौन-सा एक्टिव है। कुछ बच्चे तीनों एक्टिव हो सकते हैं, कुछ एक एक्टिव हो सकता है, कोई 2 एक्टिव हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा लेकिन एक जैसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा जिस सीखने की लर्निंग स्टाइल को एक्टिव कर चुका है, उसका ब्रेन कौन-सा एक्टिव है पता चल जाए ना, तो वो 90 में 100 में से 90% तो लाएगा ही लाएगा। और इस टेस्ट के माध्यम से ये पता चलता है और ऐसा अगर आपके बच्चों को ये स्टाइल आपका बच्चों का पता चल जाए, तो याद रखना आप लोग अपने बच्चे को मास्टर बना सकते हो, बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकते हो। आई होप साथियों आज का जो विषय हमारा हुआ वो विषय सभी भाई बहनों तक अच्छे से पहुंच गया होगा। अब समय हो चुका है इसके कारण से मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आशा करता हूं जो बातें आपको यहाँ पर सिखाई गई समझाई गई वो हर बात आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहा हूं। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। किसी को अगर कोई सवाल है तो आप आज के विषय पर कोई सवाल पूछ सकते हैं उसके बाद में मैं विषय को क्लोज करूंगा सेशन को क्लोज करूंगा। किसी का कोई सवाल है, प्लीज़ अपना सवाल आप पूछ सकते हो। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर रोक रहा हूँ। क्या किसी के पास कोई सवाल है आज के विषय को लेकर या फिर आज के सेशन के बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं सेशन को क्लोज़ करूँ। ओके। शायद वृषाली दीदी है, वृषाली दीदी का कोई सवाल है? 1 मिनट दीदी। आई होप कि मैंने सेटिंग बंद की है, इसके कारण से कोई माइक शुरू नहीं कर पा रहा होगा। तो मैं एक बार सेटिंग चेंज करके माइक ओपन कर दूँ ताकि आप लोगों को सवाल पूछने में आसानी हो। 1 मिनट दीजिए मुझे। साथियों, मुझे नहीं पता आप लोग कितना सीरियसली मेरी बातों को समझ रहे हैं, कितना सीरियसली मेरी बातों को सीख रहे हैं, लेकिन जो बातें मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, वो बहुत दिल से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने
1.5 लाख रुपए पे करने पड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, लेकिन मैं ये आप लोगों को अगर फ्री में सिखा रहा हूं तो, या फिर 100 रुपए में सिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीजों का मोल बहुत कम है। दिल से सुनना है आप लोगों को, ताकि आप लोग इन सब चीजों से अपने जीवन को बदल पाओ। एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ, सेटिंग में जाना पड़ेगा मुझे। ओके, चलिए, तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो दीदी, प्लीज अपना माइक शुरू करें। हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दीदी, बोलिए। सर, माझा एक प्रश्न होता. ज्या मुलांचा IQ खूप कमी आहे, आता आपण सांगितलं की IQचा काही असा हे नसतं बा, एकदम प्रॉब्लेम. पण ज्या मुलांचा IQ 25% आहे, काहीचा 40% आहे, तर त्यांना तर काही येतच नाही. मग ते ॲबनॉर्मल मध्ये मोडल्या जातात. त्यांच्यासाठी काय करायचं? स्पेशल स्कूलमध्ये आपण टाकलं त्यांना, तरी पण त्यांची प्रगती होत नाही. म्हणजे बिलकुल त्यांना एज्युकेट येत नाही, लिहिता येत नाही. तशा मुलांसाठी काही स्पेशल ट्रेनिंग वगैरे काही असं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा है कि उनके लिए स्पेशल रेमेडीज़ होती है, कुछ ऐसे तरकीब होते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़े। उसका एक क्लास होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास, यानी कि हमारी जो मिड ब्रेन होता है, थर्ड आई होती है, जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, उसका स्पेशल एक क्लास होता है। उस क्लास में अगर उस बच्चे को बिठाएँगे तो उनका आईक्यू भी बढ़ेगा, ईक्यू भी मतलब मेंटेन होगा, उनका सीक्यू ईक्यू सब मेंटेन होते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया जाता है ऐसे बच्चों का। वो स्पेशल क्लास होता है दीदी 3 महीने का, यानी कि संडे संडे ऐसे 3 महीने चलता है, और बहुत बेहतरीन क्लास होता है। तो उसके लिए रेमेडीज है, सभी चीजों के लिए है। मैंने पहले ही बताया है, जब रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, तो रिपोर्ट में जो कमियां होती है उसके हिसाब से उनको काउंसलिंग किया जाता है। ओके दीदी। ओके सर. ओके, चलिए, आशा है दीदी का जो भी सवाल था, वो सवाल का जवाब दीदी तक पहुंच गया होगा। और कोई भाई बहन साथी अगर है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। म्यूट करा, स्क्रीन दिसत नहीं, स्क्रीन दिसत नहीं। चलिए, ये मेरे हिसाब से पहले सवाल है 8 बजे के। चलिए, ओके, तो हेलो और किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हेलो। चलिए, रुकते हैं यहाँ पर, और आशा करता हूँ आज जो भी हमने सीखा, अगर आपको अच्छा लगा हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे आपने अपने रिमार्क हेलो ग्रुप में जरूर देने हैं। जी जी, हेलो, बोलिए बोलिए। जी गुड दीदी, मॉर्निंग सर. गुड हेलो. मॉर्निंग। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मी आम्रपाली बोलते जळगाववरून. हॅलो. बोला मैडम। हा बोला सर, बोला। मला असं विचारायचं होतं की जो माझा लहान मुलगा आहे, आता हम्म, 5th स्टँडर्डला आहे. तर त्याला मॅथ मध्ये ना, सपोज आता मी त्याला डिव्हिजन शिकवलं. हा, तर व्हिज्युअल म्हणजे त्याने बघितलं, व्हिज्युअली पण तो शिकला. हे ना, मी त्याला मेथड पण शिकवली, मग त्याने ऐकलं पण. ओके. आणि त्याने हम्म। स्वतः ट्राय पण केलं. मग तो 1 दिवस 2 दिवस बरोबर करतो. आणि जसं त्याच्यामध्ये गॅप पडतो आपल्याला, सपोज की डिव्हिजन आपल्याला दुसरं काहीतरी शिकवतोय. हे ना, आणि मग परत त्याला डिव्हिजन दिली, तर मग त्याला तो मग दीदी, आपकी थोड़ी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है दीदी। जॉइंट हो रही है. बीच हेलो. बीच में आवाज रुक रही है आपकी। बोलिए 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 आज बोलिए। ओके, ओके. सर, मला असं विचारायचं की माझा लहान मुलगा जो आहे हो, ना, ते ऐकलं मी, सपोज ते त्याला ऐकलं आपण मी, आता पण लास्टला तुम्ही काय म्हटलात हां, ते नाही ऐकलं. लास्टला मी असं म्हटले की सपोज त्याला आपण डिव्हिजन शिकवल्यानंतर 1-2 दिवस ब्रेक दिला हं, हं. आणि त्याला दुसरं काहीतरी शिकवलं हं. आणि परत त्याला डिव्हिजन विचारलं, हां, तर मग तो बरोबर करू शकत नाही. जस्ट एक्झाम्पल सांगते मी तुम्हाला. असं त्याचं प्रत्येक विषयामध्ये होतं की तो परत म्हणजे मेमरी लॉस होते त्याची, परत विसरून जातो. त्याला परत रिव्हिजन द्यावी लागते आणि तेव्हा त्याला येतं. असं कंटिन्युटी मी दिलं की तुम्हाला एक हं. मी तुम्हाला एक सजेशन देईल दी, सगळ्यात पहिली गोष्ट त्याचा रिपोर्ट काढा. ठीक आहे. रिपोर्ट ओके. काढल्यानंतर हां. त्याचा नेमका कोणता ब्रेन ॲक्टिव्ह, लेफ्ट प्रॉब्लेम आहे. ब्रेन ॲक्टिव्ह आहे की राइट ब्रेन ॲक्टिव्ह आहे ते आपल्याला बघावं लागेल. त्याच्या न्यूरॉनचे फ्लो नेमके कोणत्या कोणत्या चालतंय सर. याच्यामध्ये आहे, आणि लर्निंग स्टाईल काय करूया आहे, आपण हे त्याचा रिपोर्ट सगळं जेव्हा लवकरच आपण करूया. व्यवस्थित बघू ना, तेव्हा मी तुम्हाला ॲक्युरेसीने सांगू शकेल की त्याला तुम्ही नेमकं काय करायचंय, जेणेकरून तो पोरगा बरोबर आहे. तुम्ही जे पण सांगाल ते सगळंच्या सगळं डोक्यात फीड करून घेईल. हो ना, त्याला तोच प्रॉब्लेम होतो ना. आपण कितीही शिकवा सर, बिलकुल. त्याला दाखवून शिकवा, ऐकून शिकवा, तो स्वतः पण ट्राय नाही, करतो.
पण मग नाही, 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 लक्षात नाही. येतं. तुम्ही पहिल्यांदा तुम्ही त्याला काय शिकवता आहे त्यावर पण डिपेंड करतं. त्याचा ब्रेन जर त्या गोष्टीसाठी बनलेला नसेल, तर त्या ब्रेनला पहिले ॲक्टिव्ह करावं लागेल. त्या ठिकाणी जे प्रॉब्लेम्स असतात, ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागतात. म्हणजे पहिल्यांदा घराचं कुलूप उघडावं लागेल, नंतर तुम्ही एंटर होऊ शकाल. तुम्ही दरवाजा नाही उघडला आणि तुम्ही बरोबर. मध्ये जायचा प्रयत्न करता आहे, तर जाता येणार नाही. आणि हा आवाज ब्रेक दरवाजा होतोय सर लॉक तुमचा आहे परत. का उघडा आहे, हे आपल्याला टेस्ट केल्याशिवाय लक्षात येत नाही. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ओके दीदी? ठीक आहे, चालेल सर. करूया आपण त्याची टेस्ट लवकरच. तुम्ही त्याची ओके. टेस्ट थँक यू अगोदर सर. करून घ्या, म्हणजे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मग ऑटोमॅटिकली लक्षात येतील आणि मी तुम्हाला मग त्या पद्धतीने सजेस्ट करेल आणि नॅचरली तो मग ऑटोमॅटिकली बिल्ड होईल त्याच्यामध्ये. ओके सर, चालेल. करूया लवकरच. थँक यू ओके, सर. ओके। ओके, वेलकम। चलिए, तो आशा है जो अम्रपाली दीदी का सवाल था, वो सवाल भी क्लियर हो चुका है इनका। अगर किसी का भी सवाल नहीं है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं साथियों। मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।